हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह से करना है उसकी कोडिंग। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको आपको ज़रूर देखना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको यही नहीं समझ में आएगा यार कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते ही क्यों हैं। अगर आपको यही नहीं क्लियर है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम करते ही क्यों हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने से पहले आपको मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन और नॉन मेंबर फंक्शन पता होना चाहिए। मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ और इस लेक्चर में भी मैं एक बार जरूर बोलूँगा कि जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्लास के अंदर बनते हैं। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट है तो मेंबर फंक्शन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शन नहीं होते, वो क्लास के बाहर बनते हैं। लेकिन क्योंकि फ्रेंड फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है इसलिए वो प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस कर लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा करके। ओके, जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्लास के बाहर ही बनते हैं, क्लास के अंदर नहीं। नॉन मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को, जो किसी क्लास के होते हैं, उनको बाहर से वो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन अगर हमें इन प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यूज चाहिए तो हम यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। वो मेंबर फंक्शन इनकी वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे और हम उस नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर इन प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जबकि जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो फ्रेंड फंक्शन होता है इनको डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लेते हैं, जो हम लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया है जब हमने आपको क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्लास के बाद हमने आपको फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, नॉन मेंबर फंक्शन, जो कुछ भी होता है यार पूरी पूरी आपको सीरीज़ वॉच करनी है। जो भी है हम अपलोड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए फालतू की बकैती बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज अगर मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है तो C1 प्लस C2 लिखने पर ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हमने सिंपल एक क्लास बनाई है कोऑर्डिनेट। ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्राइवेट में दो वेरिएबल बनाने वाला हूँ एक्स एंड वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो पॉइंट्स को रखने पड़ते हैं, है ना। मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ मेंबर फंक्शन, जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट को सेट करेगा। तो इसमें मुझे दो वैल्यूज पास करना पड़ेगा x1 y1। तो ये क्या करेगा, ये x में x1 को रख देगा और y में y1 को रख देगा। तो हमने इसलिए बना लिया है कि ये वैल्यूज जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाए उसकी वैल्यूज को हम लोग कोऑर्डिनेट्स को सेट कर पाएँ। इसी तरह से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ शो कोऑर्डिनेट्स नाम से। ओके, इसमें हमें कुछ पास नहीं करना है, ये अभी नॉर्मल कोडिंग है, ऐसा हम लोग पहले भी करते आए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पैरेंथेसिस में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं ये लगा लूँगा और उसके बाद मुझे एक्स प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे कामा प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे वाई प्रिंट करना है और उसके बाद मुझे क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करना है और क्लोज ब्रैकेट प्रिंट करने के बाद मुझे लाइन चेंज कर देनी है ना। तो बेसिकली मैं इस तरह से प्रिंट करना चाह रहा हूँ एक्स कामा वाई, इस तरह से। ओके, ब्रैकेट के अंदर एक्स कामा वाई प्रिंट हो, इसलिए देख लीजिए हमने सी आउट स्टेटमेंट को किस तरह से लिखा है। ब्रैकेट ओपन किया, एक्स की वैल्यू कामा लगाया, वाई की वैल्यू ब्रैकेट कोड को उसके इंड प्लस लगा दिया, राइट, ये आपको पता है। अब जो ये हमारे पास क्लास है कोऑर्डिनेट्स, इसके मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, है ना। नो सजेशन, वाई नो सजेशन, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूँ C1, एक और बनाता हूँ C2, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ C3, है ना। अब पहले मुझे C1 और C2 के जो एक्स वाई हैं उनमें वैल्यूज़ को रख लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा C1 डॉट, ये भाई क्या हो रहा है यार, सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, C1 डॉट। तो यार मैं लिखता हूँ C1 डॉट। अब देखिए हमारा ये सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, अभी ये कुछ देर पहले सजेस्ट नहीं कर रहा था। ओके, अभी अभी तो मैं यार बहुत परेशान हुआ यार। तो फाइनली बहुत हमने सर्च किया कि एक्सटेंशन क्यों नहीं काम कर रहा है यार। उसके बाद मैं
परेशान हो गया और हमने क्या किया कि अपने सिस्टम को ही रीस्टार्ट कर दिया, तो अब जाके वो ऑटोमेटिक काम करने लगा। हमने 2-3 बार अपना विजुअल स्टूडियो कोड अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया। मैं बहुत परेशान हो गया और उसके बाद जब हमने फाइनली रीस्टार्ट कर दिया सिस्टम को ही, तो वही यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है यार, तो पहले अपने सिस्टम को आप रीस्टार्ट कर लो। ओके, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, तो चलिए अब हम यूज़ करते हैं सेट कोऑर्डिनेट्स को, और इसमें हम वही वैल्यूज़ को सेट कर देते हैं यार जो अभी अभी हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है, C1 में क्या है, C1 में यहाँ पर है 5 और 6 है ना। तो मैं क्या करूँगा कि C1 के लिए सेट कोऑर्डिनेट को कॉल कर लिया, इसमें 5 और 6 को हमने पास कर दिया। इसी तरह से हम C2 के लिए भी क्या करेंगे, सेट कोऑर्डिनेट्स को कॉल करेंगे और इसमें मैं पास कर दूंगा क्या, C2 में जो डेटा है वो है 7 और 8 है ना। तो यहाँ से मैं 7, 8 पास कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि C1 और C2 को ऐड करके C3 में रखें। तो मैं लिखूँगा C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। जैसे ही हमने लिखा C1 प्लस C2, तो यहाँ पर देखिए वो एरर दे रहा है, कह रहा है कि नो ऑपरेटर प्लस मैचेस दीज ऑपरेंड्स। देखिए बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कि जो ऑपरेटर प्लस है वो ऑपरेंड जो हैं C1 एंड C2 उनके लिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यानी प्लस ऑपरेटर की वो डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है जो दीज ऑपरेंड्स, इन ऑपरेंड्स यानी कि C1 और C2 को ऐड कर सके। कितना बढ़िया एरर यहाँ पर दिखा रहा है। तो मतलब कि इस प्लस ऑपरेटर की एक डेफिनेशन अभी मुझे प्रोवाइड करनी है, तो फिलहाल ये वाली लाइन तो नहीं चलेगी, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट में। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मुझे C1 और C2 का डेटा ही तो ऐड करना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स से फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ ऐड। ओके, ये ऐड फंक्शन क्या करेगा, C1 और C2 के रिकॉर्ड्स को ऐड करेगा, x को x के साथ में, y को y के साथ में, और जो भी रिजल्टेंट होगा उसको रिटर्न करेगा। तो इस C1 और C2 का रिकॉर्ड्स मुझे इस ऐड फंक्शन में चाहिए। ऐड यहाँ पर जो हमने बनाया है, ध्यान रखना दोस्तों, ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है ना। 3 तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन ये है नॉन मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस लेक्चर में अभी हम देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने बनाया है नॉन मेंबर फंक्शन। अब क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, तो इसको जब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर लूँगा इस तरह से, है ना। मुझे किसी कॉलर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, C1 डॉट ऐड करके कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो उनके लिए मुझे डॉट ऑपरेटर यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर किया है। तो क्योंकि ऐड फंक्शन क्या करेगा, C1 और C2 के रिकॉर्ड्स को ऐड करके रिटर्न करेगा, तो C1 और C2 का रिकॉर्ड्स मुझे इस ऐड फंक्शन में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा उसमें C1 और C2 को मैं पास कर दूँगा। और अगर मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट टाइप के 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे C2। तो यहाँ से C1 C2 पास हुआ और ये C1 C2 इसमें जाके कॉपी हो गया। अब इन C1 और C2 का रिकॉर्ड्स इस C1 और C2 में आ गया है, तो मुझे इनके x को ऐड करना है और y को ऐड करना है। तो जो ये C1 है इसके x की वैल्यू मुझे चाहिए, है ना। C1 है, यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट और बना लिए C1 एंड C2। तो मैं क्या करता हूँ यार, एक सेकेंड, हमने क्या किया कि हमने 2 ऑब्जेक्ट और बनाए C1 एंड C2, लेकिन ये जो C1 एंड C2 हैं, ये जो C1 और C2 हैं यार, मैं इसको नहीं बनाता हूँ यार, हटा ही देता हूँ। लेकिन आप ये बात को समझना, आपको क्या समझना है कि जो ये C1 C2 बने हैं ये ऐड फंक्शन के अंदर हैं, है ना। अब अगर मुझे C1 का x चाहिए तो मैं यहाँ पर C1 डॉट x करके इन्वोक नहीं कर सकता, ये एरर है ना। C1 को हम इस तरह से नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है जो x है वो इनएक्सेसिबल है ना। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है ना। तो अगर मुझे C1 के x और y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा एक तरीका हो सकता है कि मैं मेंबर फंक्शन बना लूँ और उन मेंबर फंक्शन को कॉल करके C1 का और C2 का यूज करके उसके x और वैल्यू को हम लोग पा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ गेट x नाम से, लेकिन ये मेंबर फंक्शन है ना।
और यहाँ से मैं क्या करूँगा, x को रिटर्न कर दूँगा। इसी तरह से y को रिटर्न करूँगा मैं यहाँ से, है ना। मैंने क्या कर दिया, रिटर्न y कर दिया। तो हमने दो फंक्शन बनाए। अब अगर मुझे c1 का x चाहिए तो मैं c1 डॉट जैसे लगाया, मिल रहा है गेट x, है ना। मुझे c1 का x इस तरह से मिलेगा, लेकिन c1 के x की वैल्यू को पाने के लिए हमने यहाँ पर फंक्शन बना दिया। देखो हमने फंक्शन हमें ऐड करना पड़ा। और इसी तरह से अगर मुझे c2 का x चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा c2 डॉट गेट x, है ना। और इन दोनों के x का जो सम होगा, लेट से उसे मैं x में स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मुझे y में रखना पड़ेगा, c1 डॉट गेट y करना पड़ेगा, है ना, प्लस c2 डॉट गेट y। इस तरह से हमने c1 और c2 के जो x और y हैं उनको सम करके हमने क्या कर लिया, x और y में रख लिया है। अब ये ऐड फंक्शन को x और y को रिटर्न करना है ना, x और y को रिटर्न करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऐड फंक्शन जो भी रिटर्न करे वो कहाँ जाए, c3 में जाए। तो यानी कि c3 में मुझे स्टोर करना पड़ेगा जो भी ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ऐड फंक्शन को रिटर्न करना है x और y की वैल्यू, लेकिन x और y दोनों की वैल्यू हम इस तरह से थोड़ी रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ c, है ना। अब इस c के, इस वाले c के x और y में ये वाले x और y हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर इस c के x और y में हमें कुछ रखना है तो हम इस सेट कोऑर्डिनेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा c डॉट सेट कोऑर्डिनेट और इसमें x कामा y को पास कर दूंगा। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें c1 प्लस c2 है ना। और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा c। और अगर हमने रिटर्न किया है तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वायर्ड नहीं कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो जब हमने लिखा रिटर्न c तो हमने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, और जब हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। ये भी सीखे हमने, x और y दो वैल्यू रिटर्न कर दी, है ना। जब हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते थे पहले नॉर्मली तो हम एक वैल्यू को रिटर्न करते थे, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपको बहुत सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करना हो तो आप उन सारे वैल्यूज़ को उस किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दीजिए और पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करिए। जैसे यहाँ पर हमने c को किया है, तो जो c1 और c2 था उसको सम करने के बाद हमने क्या किया, c में रख लिया और c को रिटर्न किया। और c को रिटर्न किया जो c3 में यहाँ पर क्या होगा, मेन फंक्शन में कॉपी हो जाएगा। और c3 में कॉपी इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ से c रिटर्न कर रहे हैं। c का टाइप क्या है, कोऑर्डिनेट, और c3 का क्या टाइप है, कोऑर्डिनेट। तो सेम टाइप की वैल्यूज़ को कॉपी हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या रिटर्न होके आएगा, एक कोऑर्डिनेट टाइप की वैल्यू, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्लस इक्वल जो यहाँ पर है असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी ओवरलोडिंग भी की गई होगी, है ना, इसकी भी ओवरलोडिंग की गई होगी। लेकिन दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को किस तरह से असाइन करना है उसकी कोडिंग की गई है ना। अच्छा, अभी हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल जो ये c रिटर्न हुआ वो कहाँ चला गया, c3 में चला गया। तो मैं यहाँ से c3 डॉट c3 के रिकॉर्ड को प्रिंट कर लूँगा शो कोऑर्डिनेट्स करके, है ना। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो हमने रन कर दिया। अभी आप देखना, तो देखिए 12,14 यहाँ से प्रिंट हो रहा है ना। तो 12,14 प्रिंट हो गया। लेकिन हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारी ये वाली लाइन चले, है ना। इस तरह से हम डेफिनेटली हमने क्या किया, जो हमारा मकसद था c1 और c2 को ऐड करके c3 में रखना, वो हमने एक फंक्शन बना के कर लिया। लेकिन फंक्शन बना के तो हम कर सकते हैं, ये हमको भी पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते थे कि हमारी ये वाली लाइन चले। अगर ये वाली लाइन सोचो एग्जीक्यूट हो जाए तो इस लाइन को देख करके कितना अच्छा है, आप बता देंगे कि अच्छा c1 और c2 को ऐड किया गया है और उसको c3 में रखा गया है ना। अगर मान लीजिए हम फंक्शन का नाम यहाँ पर कुछ कर दें, ABC कर दिया हमने फंक्शन का नाम हम यहाँ चेंज कर देते हैं ABC, है ना।
आप बताइए, क्या आप इस लाइन को देख के बता पाएंगे कि ये ABC फंक्शन क्या कर रहा है? ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो फंक्शन का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख दें, है ना। हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन का नाम हम रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, हमारा मन। तो ये बहुत बेकार तरीका है ऐसा करने से। इसीलिए C++ क्या कहता है कि आपको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप इस तरह से लिखिए ताकि कोई दूसरा बंदा भी अगर आपकी कोडिंग देखे तो समझ जाए कि आपने C1 C2 को ऐड करके C3 में रखा है ना। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये वाली लाइन किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, इस फंक्शन को मैं ऐड ही रख लेता हूँ। हमने ऐड फंक्शन को कॉल करके अपना काम कर दिया। अब बताइए इस ऐड फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रखूँ अपने अकॉर्डिंग। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन रख लिया था, ABC रख लिया, तो कुछ भी रखूँ मैं अपने फंक्शन का नाम, है ना। फंक्शन का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मुझे पहले से पता है, उनका रूल यूज करके, उसी रूल को फॉलो करके हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन क्या मैं इस फंक्शन का नाम प्लस रख सकता हूँ? क्या मैं इस फंक्शन का नाम माइनस रख सकता हूँ? क्या मैं इस फंक्शन का नाम मल्टीप्लिकेशन रख सकता हूँ? या जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं क्या मैं इस फंक्शन का नाम रख सकता हूँ? क्या मैं इस फंक्शन का नाम प्लस रख सकता हूँ? तो आप कंफ्यूज में चले जाएंगे। लेकिन अब रूल सुनिए, C++ क्या कहता है कि आप ऑपरेटर्स का नाम, ये नया रूल है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। C++ क्या बोलता है कि जो वैलिड ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में, जो सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर हैं, आप उन ऑपरेटर्स को एज अ फंक्शन नाम यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसे अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो क्या ये ऐट द रेट ऑपरेटर है? नहीं। क्या हैश ऑपरेटर है? नहीं। क्या डॉलर ऑपरेटर है? नहीं। तो आप इनको एज अ फंक्शन नेम नहीं रख सकते। जो सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है ना, ये वाला ऑपरेटर है, ये है, पैरेंथेसिस है, जितने भी हैं आप उनको एज अ फंक्शन नेम रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, साइज ऑफ और कंडीशनल ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर्स को एज अ फंक्शन नाम आप नहीं रख सकते। उसके अलावा जितने भी ऑपरेटर सी लैंग्वेज में हैं उनको आप एज अ फंक्शन नेम रख सकते हो। तो अभी हमने सीखा कि हम फंक्शन का नाम प्लस रख सकते हैं, लेकिन C++ वालों ने क्या कहा कि ठीक है आप प्लस रखिए, लेकिन उसके पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑपरेटर कीवर्ड। क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑपरेटर कीवर्ड। तो फंक्शन का नाम अगर आप प्लस रखना चाहते हैं तो आप प्लस रखिए, लेकिन उससे पहले आपको ऑपरेटर इस तरह से कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ऑपरेटर प्लस ये फंक्शन का नाम रख लिया। अब अगर हमने फंक्शन का नाम ये रखा है तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर प्लस लिखना पड़ेगा। ध्यान देना बात को। और देखिए हमारी एरर चली गई है ना। तो फंक्शन का नाम हम एज ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं जो वैलिड ऑपरेटर है सी लैंग्वेज, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए उससे पहले हमें ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एक बार रन कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, देखिए हमें 12/14 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाली लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब C++ की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ लिखना C1 + C2 लिखने के बराबर है। यानी कि ये वाली जो लाइन है C3 = C1 + C2 लिखने के बराबर है। ये चीज़ लिखना C1 + C2 लिखने के बराबर है। तो अब आप ध्यान रखना, मैं क्या बोलने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब आप इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, अभी थोड़ा सा और आप बात करते हैं थोड़ा आपको और समझ में आएगा। इसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पहले आप ये समझिए। अब आगे सुनिए कि जब हमने इस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की, क्या किया? प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग किया, लेकिन हमने जो फंक्शन बनाया है ये एक नॉन मेंबर फंक्शन बनाया है ना, नॉन मेंबर फंक्शन बनाया है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा इस तरह से, ये हमने कॉल किया, तो ये चीज़ लिखना C1 + C2 लिखने के बराबर है ना। या मान लीजिए आपको फ्यूचर में
कभी भी इस तरह से दिखे, ये ध्यान सुनना बात को, अगर फ्यूचर में आपको कभी भी प्रोग्रामिंग में इस तरह से दिखे C1 प्लस C2, तो पहले आपको इस प्लस ऑपरेटर की जाके डेफिनेशन देखनी है। आपको क्या करना है, यहाँ फंक्शन पर आना है, फंक्शन डेफिनेशन पर आना है और देखना है कि क्या ये फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन है कि फ्रेंड फंक्शन है कि मेंबर फंक्शन है। देखिए 3 फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको ये चीज़ देखने के बाद फंक्शन की डेफिनेशन पे आना है और देखना है कि क्या ये फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन है कि एक फ्रेंड फंक्शन है कि एक मेंबर फंक्शन है। इस केस में यहाँ पर ये नॉन मेंबर फंक्शन है, और अगर नॉन मेंबर फंक्शन है तो आपको इस तरह से इमेजिन करना है जब आप इस लाइन को देखेंगे, क्योंकि प्लस ऑपरेटर एज अ नॉन मेंबर फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, ऑपरेटर प्लस कॉल हुआ, उसमें C1 और C2 एज अ आर्गूमेंट पास हुआ। तो ये लाइन देखने के बाद आप डेफिनेशन पर आए, आपको पता चला कि ये वाला फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन है, तो आप इसको देख के क्या बोलेंगे कि प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ, उसमें C1 और C2 एज अ आर्गूमेंट पास हो गया, है ना। यहाँ पर C1 और C2 एज अ आर्गूमेंट पास होंगे, ये आपको समझना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और इस वाली लाइन को मैं चालू करता हूँ। देखिए हमने इसको कमेंट कर दिया और इस वाली लाइन को हमने वो कर दिया। तो देखिए कोई एरर नहीं आई यहाँ पर, हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया है और मैं रन करता हूँ। ओके, अब ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होने वाला है, लेकिन आपको पूरा देखना है अगर आपको समझना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, देखिए रन हो गया। अब अभी हमने जोर दिया कि जब भी आपको ये लाइन देखना है, मैं ये लाइन को एक बार और बोलता हूँ, आपको आना है फंक्शन डेफिनेशन पर। इसकी देखना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन है कि फ्रेंड फंक्शन है। आपको पता चला कि ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है, तो आप इस लाइन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप क्या कहेंगे कि प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ, क्योंकि वो एक नॉन मेंबर फंक्शन है, वो डायरेक्ट कॉल हो गया, उसमें C1 और C2 एज अ आर्गूमेंट पास हो गया। यही बोलना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस लाइन को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले आपको आना है फंक्शन डेफिनेशन पर। फंक्शन को देखना है कि देखा आपने कि वो एक नॉन मेंबर फंक्शन है, इसलिए आप क्या बोलेंगे कि प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ डायरेक्ट। प्लस ऑपरेटर को कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे किसी भी कॉलर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ, C1 और C2 उसमें एज अ आर्गूमेंट पास हुआ, जो भी इस प्लस ऑपरेटर ने रिटर्न किया वो C3 में जाके स्टोर हो गया। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, एक बात और आप समझिए यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ऑपरेटर है, यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो C1 और C2 है उसके x और y को पाने के लिए हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए थे, है ना। लेकिन आपको फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि अगर मुझे C1 के x को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा C1 डॉट एक्स, C1 के y को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा C1 डॉट वाई। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है। तो अब आप यहाँ पर बताओ कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को, अभी क्या है, अभी ये नॉन मेंबर फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड बना दूँ तो मुझे ये फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर C1 डॉट एक्स C2 डॉट एक्स लिख सकता हूँ, और C1 डॉट एक्स C2 डॉट एक्स लिख करके मैं भले ही x ये प्राइवेट है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। ये फ्रेंड फंक्शन की पावर होती है। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर मैं इस फंक्शन को एज अ फ्रेंड बना दूं इस क्लास का, तो मुझे इन दोनों फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर C1 डॉट एक्स C2 डॉट एक्स C1 डॉट वाई C2 डॉट वाई लिख सकता हूँ। तो अभी हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था एज अ नॉन मेंबर फंक्शन, लेकिन अब मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने की बात कर रहा हूँ फ्रेंड फंक्शन के रूप में, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, है ना। कमेंट करने के बाद इसको मैं एक बार यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब मुझे इस वाले फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड बनाना है। ध्यान से देखना, फ्रेंड बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा विथ फ्रेंड कीवर्ड। तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको हटा दूंगा मैं, है ना, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा फ्रेंड। ठीक, हमने फ्रेंड लगा दिया। तो अब ये वाला जो फंक्शन इस क्लास का क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। तो ये नॉन मेंबर फंक्शन नहीं है, इसे हम बोलेंगे फ्रेंड फंक्शन। ध्यान रखना, इसे हम बोलेंगे फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पर C1 अपने x को डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, C2 अपने x को डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, C1 अपने y को डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, C2 अपने y को डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। और अगर हम इन फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं इनको कर देता हूँ कमेंट में, है ना। तो मतलब जब हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग कर दिया एज अ फ्रेंड फंक्शन तो मुझे थोड़ा सा कम काम करना पड़ा, है ना। तो कितना पावरफुल है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, है ना। देखिए यहाँ पर वही लिखा है C1 प्लस C2। अब फिर से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इस लाइन को एक्सप्लेन करो, मैं अगर बोलूँ कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो तो आप क्या बोलोगे कि ये प्लस ऑपरेटर की आप डेफिनेशन पे आओगे, आप देखोगे, कहोगे अच्छा ये एक फ्रेंड फंक्शन है इस क्लास का। तो क्या बोलोगे, प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ, उसमें C1 और C2 एज अ आर्गूमेंट पास हो गया, जो भी प्लस ऑपरेटर ने रिटर्न किया वो C3 में चला गया, है ना, वो C3 में चला गया। ये हो गई डेफिनेशन। तो मतलब कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो चाहे वो नॉन मेंबर फंक्शन था या फ्रेंड फंक्शन है, दोनों को हमने सेम तरीके से एक्सप्लेन किया। हमने क्या कहा कि ये कॉल हुआ जिसमें C1 C2 एज आर्गूमेंट पास हुआ, ऑपरेटर ने जो रिटर्न किया वो यहाँ पर असाइन हो गया। दोनों केस में हमने सेम चीज़ें बोली हैं और यहाँ पर हमने कुछ भी वो नहीं किया है। मैं इसको फिर से एक बार रन कर रहा हूँ, मैंने इसको रन कर दिया। देखिए हमें मिल रहा है 12 काम, है ना। अच्छा मैं इसको क्या कर देता हूँ 6 कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ वो लाइन चल रही है। तो अब मुझे 13, 14 मिलेगा, ये देखिए। ओके, अच्छा अब और आप एक बात ध्यान से सुनिए कि हमने प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की लेकिन एज अ फ्रेंड फंक्शन बना के। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर मैं ये फंक्शन, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन ना बना के एज अ मेंबर फंक्शन बना दूँ तो क्या होगा। हाँ, अगर मैं इस फंक्शन को एज अ मेंबर फंक्शन बना दूं तो हमें यहाँ पर C1 डॉट एक्स C2 डॉट एक्स लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेंबर फंक्शन प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो पहले हमने आपको प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग किया एज अ नॉन मेंबर फंक्शन, फिर फ्रेंड फंक्शन। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को मैं एज अ मेंबर फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कॉपी और अब कर देता हूँ कमेंट में। ओके, और इसको भी मुझे कमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं उस फंक्शन को एज अ मेंबर फंक्शन बनाना है तो क्लास के अंदर मैं डिफाइन करूँगा। तो मैंने उसको यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या चेंजेस होंगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखिए, तो क्या किया हमने, ये ऑपरेटर प्लस लगाया और अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को, इस बारी आपको बात को ध्यान से सुनना है। ओके, यहाँ पर इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये C1 है मैं इस C1 को पास नहीं करूँगा, हमने एक आर्गुमेंट्स हटा दिया। अच्छा देखिए, अब इस बार जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो चेंज होने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट है C2, ठीक है। अभी मैं इसमें चेंजेस नहीं, कि यहाँ पर कुछ इरर है, अभी इरर को मैं दूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँ। अब ध्यान से सुनना आप। अब इस बार अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो तो आप क्या बोलोगे, प्लस को ऑपरेटर को देखोगे, उसकी डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन के लिए आप ढूंढोगे ढूंढोगे आपको मिलेगा ये वाला फंक्शन। तो आप समझ जाओगे कि जो प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की गई है वो इस बार एक मेंबर फंक्शन है। ये क्या है, मेंबर फंक्शन है,
ध्यान देना इस बात को। अब क्योंकि ये एक मेंबर फंक्शन है तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ये बात आपको पता है, अब ये मत पूछना कि नहीं पता है। क्योंकि ये एक मेंबर फंक्शन है तो इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब आपने ये वाली लाइन लिखा तो C1 या C2 में से कोई ना कोई एक कॉलर ऑब्जेक्ट होगा, किसका, इस प्लस फंक्शन का। क्योंकि देखिए प्लस को फंक्शन को इस बार हमने डिफाइन कर दिया एज अ मेंबर फंक्शन, और मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। इन दोनों के केस में क्या था, हम इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्योंकि एक मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन इस बार हमने प्लस को डिफाइन कर दिया एज अ मेंबर फंक्शन। तो C1 या C2 में से कौन सा कॉलर ऑब्जेक्ट होगा, तो जो प्लस के लेफ्ट में है C1 उसको आप मानेंगे कॉलर ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपने को देखना है प्लस का डेफिनीशन। प्लस का डेफिनीशन देखने से पता चला कि ये एक मेंबर फंक्शन है। अब क्योंकि एक मेंबर फंक्शन है तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा कि C1 ने प्लस को कॉल किया, ध्यान से सुनना, C1 ने प्लस को कॉल किया, उसमें C2 एज एन आर्गूमेंट पास हुआ। यहाँ पर दो आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं, लेकिन इस बार C2 ही एज आ आर्गूमेंट क्या होगा, पास होगा। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि C1 ने, देखिए आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ C1 डॉट, जैसे हमने डॉट लिखा तो हमें यहाँ पर ऑपरेटर प्लस दिख रहा है, हाँ, C1 डॉट ऑपरेटर C2 को पास करो, मतलब कि ये लाइन लिखना इस लाइन के लिखने के बराबर है। इसको मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। C1 ने प्लस ऑपरेटर को कॉल किया, उसमें C2 एज एन आर्गूमेंट पास हो गया, तो ये चीज़ लिख रहे हैं, है ना। ये चीज़ें लिखना ये लिखने के बराबर है ना। उस बार हम बोल रहे थे कि ये लिखना ये लिखने के बराबर है। ये लिखना तब बोलेंगे जब ये फ्रेंड फंक्शन या नॉन मेंबर फंक्शन हो, लेकिन अगर हम प्लस को ओवरलोड किया है एज अ मेंबर फंक्शन तो क्योंकि वो मेंबर है उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो लेफ्ट वाला होगा उसे हम बोलेंगे कॉलर ऑब्जेक्ट। तो C1 ने ऑपरेटर प्लस को कॉल किया जिसमें C2 पास हुआ, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ से एक आर्गूमेंट हटा दिया, तो C2 पास हो रहा है तो उसको हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं, है ना। अब क्योंकि C1 ने इसको कॉल किया तो C1 के x और y को ये मेंबर फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर मुझे C1 डॉट एक्स नहीं, C1 डॉट एक्स नहीं लिखना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ये कोडिंग भी चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि C1 ने इसको कॉल किया तो मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, तो ये x माना जाएगा C1 का, है ना। और C1 के x में मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इस C2 का x, है ना। ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको C के x में रखना है, तो मैं लिखूँगा C डॉट एक्स। देखिए हमने क्या किया, जब मैंने यहाँ पर लिखा x तो वो माना जाएगा C1 का, क्योंकि C1 ने इसको कॉल किया है। बाकी अगर मुझे C2 का x चाहिए तो मैं लिखूँगा C2 डॉट एक्स, और जो सम होने के बाद आएगा उसको हमने C के x में रखा है तो लिखा C डॉट वाई। अगर मैं यहाँ पर y लिख रहा हूँ तो ये C1 का माना जाएगा, C1 के y के साथ में C2 का y मुझे ऐड करना है। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं C के y में रख लूँगा। तो जो x का सम था y का सम था वो उसको हमने C के x y में रख लिया, और हमने यहाँ से, तो यहाँ से C रिटर्न हो गया, और जब C रिटर्न होगा तो वो C3 में जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये चीज़ें देखिए आप, इस बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, तो 7 + 7 14 होगा, 8 + 6 14, तो मुझे मिलना चाहिए 14, 14 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो मेन फंक्शन में जो हम लिख रहे थे C3 = C1 + C2, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, बस हम फंक्शन के डेफिनेशन में चेंज कर रहे थे, है ना। तो अब मैं अगर बोलूं कि अगर आपको प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना है तो चाहे आप उसको एज अ नॉन मेंबर फंक्शन करो या एज अ फ्रेंड फंक्शन करो
या एज अ मेंबर फंक्शन करो, तीनों के रूप में आप कर सकते, इसलिए हमने आपको तीनों बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जब आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो मेंबर फंक्शन के रूप में या एज अ मेंबर फंक्शन, सॉरी, जब आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो एज अ नॉन मेंबर फंक्शन या एज अ फ्रेंड फंक्शन, तो आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि इनका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए क्या बोलोगे कि प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ, उसमें C1 और C2 दोनों एज अ आर्गूमेंट पास हो गए। लेकिन जब आप प्लस ऑपरेटर को फ्रेंड मेंबर फंक्शन बनाओगे तो क्या बोलोगे? क्योंकि मेंबर फंक्शन है उसका कॉलर ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या बोलोगे? जो प्लस के लेफ्ट में है उसको बोलोगे कॉलर ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे? C1 ने प्लस को कॉल किया, C1 ने प्लस को कॉल किया, उसमें C2 एज एन आर्गूमेंट पास हुआ, और अगर C2 एज एन आर्गूमेंट पास हुआ और जो रिटर्न हो रहा है वो C3 में जा रहा है ना। अब क्योंकि यहाँ पर C1 ने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर x और y लिखना C1 के माने जाएंगे, बाकी अगर हमें C2 का एक्स वाई चाहिए तो C2.x C2.y लिखूंगा। यहाँ पर मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ C2.x C2.y क्योंकि ये मेंबर फंक्शन के अंदर मैं कर रहा हूँ, है ना, जिसको हमने C के एक्स वाई में रख दिया और यहाँ से C को रिटर्न कर दिया। तो मेंबर फंक्शन तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब अगर मैं फाइनल बात बोलूँ तो जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबको हम एज अ मेंबर फंक्शन ही हमेशा ओवरलोडिंग करते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए मुझे कम से कम कोड लिखना पड़ता है ना। तो आगे जब भी हम ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग और करेंगे तो एज अ मेंबर फंक्शन करेंगे, है ना। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी ओवरलोडिंग हम एज अ मेंबर फंक्शन नहीं कर सकते, तो हमें एज अ फ्रेंड फंक्शन करना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही दो ही ऑपरेटर हैं, ओके। बाकी हर एक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम मेंबर फंक्शन बना करके ही करेंगे, क्योंकि इसमें कम कोडिंग लिखना पड़ता है। करने को तो आप नॉन मेंबर फंक्शन के रूप में कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। तो हम क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं तो हम तीनों बना के दिखाएंगे, ओके। तो आपको अगर फ्रेंड फंक्शन ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आया हो तीनों तरह से, एज अ नॉन मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन या मेंबर फंक्शन, लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।